जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पॉइंट ऑफ अकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो चैप्टर देखते हैं वो हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ओ लेवल्स का चैप्टर 4 है। ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है, और पेपर बड़ा बैलेंस्ड होता है, और हर सेक्शन से ही कोई ना कोई क्वेश्चन सेट हुआ हुआ होता है। तो इसे देखते हैं, फिर इंशाल्लाह सेक्शन 1 को अपने कंक्लूड करते हैं आज। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमने डिफरेंट सेक्टर्स देखने हैं जी। ठीक है। और इसके अंदर सोल ट्रेडर्स को हम देखेंगे। सोल ट्रेडर बिजनेस किस तरह काम करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। ठीक है। और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, इससे सारी चीज़ें करते जाएंगे इंशाल्लाह। और शेयर होल्डर्स एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाने जा रहा है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के हैं। एजीएम वेरी इंपॉर्टेंट। एक एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, कब होती है, और किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिक्वायर करता है बेसिकली बोर्ड। और इसके अलावा फ्रेंचाइज बिजनेस हम देखेंगे। इसमें फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप, जॉइंट वेंचर हमने पहले भी देखा है, इधर थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे। और पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होती है, ठीक है। दैट्स इट। देन वी विल बी कंक्लूडिंग आवर सेक्शन 1। तो देखते हैं, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हमने अपने स्लाइड से ही है। उधर एक बड़ा ही प्रिसाइज और समराइज्ड वे में मैंने कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर दिया जाए कम टाइम के अंदर। तो अगर आप ये बुक यूज़ कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, फाइन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देखते हैं। This document provides a comprehensive overview of various types of business organizations, including sole proprietorships, partnership, private limited वगैरह है। ये मैंने आपको एक दफ़ा दिखा दिया कि क्या क्या इसके अंदर हमने देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। और इसमें वो बता रहा है कि जी बिजनेसेस कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन वेरियस वेज, ईच विद इट्स ओन लीगल एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। द चॉइस ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली impacts liability, taxation, management, and access to capital. Here's an overview of common business organizations। अच्छा, पहले जी हमने सबसे पहले सोल ट्रेडर देखना, इसकी डेफिनेशन है और बाद में इसके फीचर्स हैं। ठीक है। A sole trader is a business owned and controlled by one person. ठीक है। The owner receives all profit, but is also personally liable for all business debts। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जी, सोल ट्रेडर बेसिकली एक आदमी होगा जो कि कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा होगा, और ये बिजनेस भी यही ओन कर रहा है, सारा प्रॉफिट भी इसी का ही है। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान ये है कि अगर इसने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो भी यही लायबल है अकेला ही। ठीक है, इसके साथ और कोई पार्टनर नहीं होता बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। तो इसकी प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं जी। एक तो सिंपल सेटअप होता है, फुल कंट्रोल होता है बिजनेसमैन का, फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस मॉडल के अंदर। अगर कुछ वो चेंजिंग्स करना चाह रहा है तो उसको किसी की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती, और सारे प्रॉफिट्स इसी के ही होते हैं। कौन सी हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है, अगर आपने किसी बैंक से 100 मिलियन डॉलर्स का लोन लिया हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये 100 मिलियन डॉलर्स के लिए ही लाइबल रहेगा हमारा सोल ट्रेडर। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, लेट्स से दो दो लोग हैं, और दो लोगों का बिजनेस है, ठीक है, और उन्होंने इसी तरह से 100 मिलियन जो है लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अब उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम 50% शेयर करेंगे इसका जो है ना लोन का बर्डन। ठीक है, तो अब अगर लेट से दो लोग हैं तो एक बंदा सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स के लिए ही लाइबल होगा और दूसरा 15 मिलियन के लिए होगा लाइबल। तो ये
जो एक बंदा है वो उसकी उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, कहाँ तक? 50 मिलियन तक, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है, लेकिन जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो उसका मतलब है जितना भी लोन लिया हुआ है उस सारे के लिए ही ये एक बंदा ही लायबल है, क्योंकि अभी हम सोल ट्रेडर बिजनेस देखते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी, यस। एक बंदे के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज ही यूज कर सकता है, और कोई साथ इसके क्योंकि पार्टनर नहीं है, और अपने नेटवर्क को यूज कर सकता है, किसी और के नेटवर्क को यूज नहीं कर सकता। क्योंकि जाहिर बात है जब और इसके साथ कोई है ही नहीं पार्टनर तो ये पे किस तरह करेगा। और थर्ड, इसको वर्क लाइफ बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से अगर कोई सोशल इवेंट है तो इसको अपना बिजनेस छोड़ के वो सोशल इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो पार्टनर्स हैं तो उन्हें बिजनेस क्लोज करने की जरूरत नहीं, वो मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस करना इसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि कहीं पे जाना है तो उसे अपना बिजनेस को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, फिर ही वो कहीं जगह जा सकता है। तो ये एक इसका कह लो कि ना ड्रॉबैक है अगर आप सोल ट्रेडर हैं, ठीक है। ये बुक के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ लिस्ट नहीं करने इनको, एटलीस्ट 1-1.5 लाइन तक क्लास में लिखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया गया है। इजी टू सेटअप, मिनिमल पेपर वर्क एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स इसकी कम है एज कम्पेयर टू अ प्रॉपर कंपनी या पार्टनरशिप बिजनेस है, उसके अंदर एक हमारा बना करेगा पार्टनरशिप डीड, और फुल कंट्रोल होगा जी। द ओनर मेक्स ऑल डिसीजंस, कीप ऑल प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ओनर। सिंपल टैक्स, प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड एज पर्सनल इनकम, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं जी इसके? अनलिमिटेड लायबिलिटी, द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस डेट्स या लोन्स। लिमिटेड कैपिटल होगा, डेफिनेटली डिफिकल्ट टू रेज लार्ज सम्स ऑफ मनी क्योंकि और भी इसके साथ पार्टनर नहीं है। लिमिटेड एक्सपर्टीज है, एक आदमी जिस चीज का एक्सपर्ट है वो सिर्फ उस हिसाब के फीचर्स ही अपने बिजनेस के अंदर ऐड कर सकता है, क्योंकि और तो कोई इसके साथ पार्टनर नहीं है, ठीक है। The owner may lack expertise in all areas of the business, ठीक है। Difficult to scale, expansion can be challenging due to limited resources, ठीक है। It makes sense। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी देख लें। Liability refers to the extent to which the owners of a business are personally responsible for the debts and obligations of the business. Unlimited liability, the owner is personally responsible for all business debts. Personal assets can be seized to pay off business debts. Sole traders and partnerships typically have unlimited liability, ठीक है। यानी कि जितना लोन लिया है उन्होंने ही पे करना है, और अगर पैसे नहीं होंगे तो पर्सनल एसेट्स को बेच के वो अपनी लाइबिलिटी को सेटल करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है जी? द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस डेट्स। द ओनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ठीक है। यानी कि जितना उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो वहीं तक ही लाइबल रहेगा, ठीक है। एक इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी है कि जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं वो स्टार्ट के अंदर एग्री भी कर सकते हैं कि 50% के लिए मैं लाइबल हूँ, तो बस वो 50% के लिए ही लाइबल होगा, ठीक है। और कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों, टिपिकली हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कंपनी का आगे हम पहले सेटअप देखेंगे, उसका लीगल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर ये पॉइंट आपको समझ आएगा कि कंपनीज की लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों नहीं होती। आगे देखते हैं जी पार्टनरशिप बिजनेस, सेकेंड हमारा, ठीक है। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय टू और मोर पीपल, जिनको हम पार्टनर्स कहेंगे, हु एग्री टू शेयर इन द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, ठीक हो गया। इनका एक शेयर है, 50-50 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो पार्टनर्स होंगे मिनिमम, या दो से ज्यादा होंगे, ठीक है, फिर ही पार्टनरशिप होगी। और पार्टनरशिप क्या है जी? इट इज अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय टू और मोर पीपल हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये दोनों पार्टनर्स है फॉर एग्जांपल बिजनेस के। और एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसे पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, ये क्या है जी? एक फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट है डेट आउटलाइंस द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, obligations of each partner.
It typically includes details such as profit sharing ratios, decision making processes and procedures for resolving disputes. ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिख दी जाती हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को हम किस तरह लेके चलेंगे, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट हम किस तरह से चीज़ों को रिजोल्व करेंगे। एडवांटेज क्या है जी, मोर कैपिटल, इजियर टू रेज कैपिटल देन अ सोल ट्रेडर। दो लोग हैं और उनके दो नेटवर्क्स होंगे डेफिनेटली, सो इट इज अ बिट इजियर फॉर देम टू रेज कैपिटल। शेयर्ड एक्सपर्टीज, शेयर्ड एक्सपर्टीज, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज टू द बिजनेस। एक बंदा अगर एक्सपर्ट है टैक्सेशन का, तो दूसरा में भी उसके पास मार्केटिंग नॉलेज बहुत अच्छी हो, तो ये दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है ना बिजनेस को फायदा ही होगा, ठीक है। और क्या जी, शेयर्ड वर्कलोड, पार्टनर्स कैन शेयर द वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आपने 10 घंटे काम करना है, तो ड्यूरिंग दैट डे जरूरी नहीं है कि दोनों को ही बिजनेस में प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। वो शेयर कर सकते हैं वर्कलोड, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हैं, और इवन अपने दिन को भी मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट हाफ में अगर एक पार्टनर आ रहा है तो सेकंड हाफ में दूसरा पार्टनर आ जाएगा। रिलेटिवली इजी टू सेटअप, फ्यूर लीगल रिक्वायरमेंट्स देन अ कंपनी, ठीक है। कंपनी के अगर हम देखते हैं इसको अगेंस्ट, तो ये इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो वही है, अभी फिलहाल पार्टनर्स आर यूजली जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर बिजनेस डेट्स अनलेस इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। जो कि वो तो आगे आगे देखते हैं कंपनी, तो ये आपको समझ आएगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जी, पार्टनर्स आर यूजली जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ठीक है। ये, अच्छा, ये टर्म अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि जॉइंटली एंड सेवरली लायबल का क्या मतलब है। इसको पहले आप अंडरस्टैंड करें। देखिए, फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप बिजनेस है, उसने लोन लिया है, और अब इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद ना डिफॉल्ट कर दी, लोन को पे ही नहीं किया। अब ये दोनों पार्टनर्स भाग गए, ठीक है। अब लेट्स से इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक अब इनको ढूंढेगा दोनों को, ठीक है। अगर तो दोनों मिल जाते हैं, तो ये दोनों जॉइंटली लायबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोनों से ही जो लोन की अमाउंट है वो रिकवर कर ली जाएगी। इन केस दोनों नहीं मिलते, एक बंदा मिल जाता है सिर्फ, तो उस एक बंदे से सारी अमाउंट 50% नहीं होगी, फिर बेशक एग्रीमेंट में 50% होगी, लेकिन उस एक बंदे से सारी अमाउंट रिकवर कर ली जाएगी, ठीक है। वो उस टाइम बेशक कहे कि नहीं, मैंने तो ये चीज डिसाइड की थी कि मैं 50% लोन के लिए लायबल हूँ, लेकिन जो भी बैंक होगा वो उससे 100% अमाउंट ही एक एक ही बंदे से रिकवर कर लेगा। वो फिर बाद का प्रोसीजर है, वो फिर जो बंदा है वो फिर आगे फर्दर क्या करेगा, ठीक है। लेकिन ये सेवरली भी लायबल है, जॉइंटली भी लायबल है, ठीक है। अगर एक बंदा बैंक ने ढूंढ लिया है तो वो इससे 100% अमाउंट रिकवर कर सकता, ठीक है। इसका मतलब होता है जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों अपने शेयर के मुताबिक डेफिनेटली दे कैन सेटल द लायबिलिटी। लेकिन अगर एक बंदा ही मिलता है तो बैंक उससे 100% अमाउंट रिकवर कर लेगा। Potential for disagreements, yes, disagreements between partners can disrupt the business. स्टार्ट में चीज़ें जब स्मूथ लग रही होती हैं तो पता नहीं होता, आगे चल के कोई अगर एक ऐसा इवेंट आ जाए जिसके अंदर डिस्प्यूट रिजोल्व ही नहीं हो रहा, तो फिर डेफिनेटली उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट आता है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। शेयर्ड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। अच्छी डिसएडवांटेज इस तरह से है कि सोल ट्रेडर में जहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट मिलना था, यहाँ पे 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर दो पार्टनर्स है, लेट्स से 50-50 एग्री किया हुआ है, तो आपको 50% प्रॉफिट ही मिलेगा। Liability for partners action, each partner is liable for the actions of the other partners, yes। अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हाफ में मिस्टर ए आते हैं और सेकंड हाफ में मिस्टर बी आते हैं, मिस्टर ए बिजनेस में बैठ के कोई ऐसा काम कर देता है जो कि
सही नहीं है, ठीक है। लेट से उसने बैठ के कोई ऐसी चीज एग्री कर ली जो वो डिलीवर ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब शाम के टाइम मिस्टर बी आता है, ठीक है, सेकेंड हाफ में। तो मिस्टर बी भी मिस्टर ए के एक्शंस के लिए लायबल है कि उसने झूठ क्यों बोला, ठीक है। उसके खिलाफ भी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस लाइन का मतलब ये है कि जब दोनों पार्टनर्स हैं और दोनों एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों लायबल हैं एक दूसरे के एक्शंस के लिए। बेशक वो डिफरेंट फील्ड्स हैं, बेशक वो जो भी कर रहे हैं, बट दे आर पार्टनर्स, और उनके दरमियान एक प्रॉपर डीड हुआ हुआ है। तो दे आर बोथ लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ द अदर्स, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने सोल ट्रेडर भी देख लिया और पार्टनरशिप भी देख ली है। मैंने कोशिश की है जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम कवर करें जहाँ तक हमारा सिलेबस टेस्ट करता है, ठीक है। आगे आ गया जी अनइनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस दैट इज नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है, रजिस्टर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल द ओनर्स एंड द बिजनेस आर कंसीडर्ड द सेम लीगल एंटिटी। सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप्स आर टिपिकली अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, ठीक है। इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी जब हम आगे इनकॉर्पोरेटेड देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं और दोनों पार्टनर्स हैं, तो वो अगर फ्रॉड करेंगे तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है, किसी और के खिलाफ नहीं होगी। यस, इट्स मेक सेंस। और इन कॉर्पोरेटेड बिजनेस के जी, बिजनेस डेट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। द बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद इट्स ओन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड। इसमें क्या होगा जी, ये शायद कुछ लोगों के लिए न्यू बात हो। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है जो कि उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी, ठीक है। इस तरह कंपनीज के मॉडल में होता है, ठीक है। एक कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और लोन रेज किया जाता है कंपनी के ही नाम पे। उसको कंपनी के नो डाउट मालिक होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स कहते हैं, जिसने उस कंपनी के अंदर शेयर्स बाय किए हुए हैं। अब होगा क्या, लेट से कंपनी ने लोन रेज किया, तो जो लोन एग्रीमेंट है उसके ऊपर कंपनी का नाम ही लिखा जाएगा कि फलानी कंपनी ने इतने लोन रेज किए हमसे, ठीक है। अब अगर वो कंपनी डिफॉल्ट करती है तो शेयर होल्डर्स को नहीं पकड़ा जाता, ठीक है। शेयर होल्डर्स लायबल भी नहीं है पे करने के। कंपनी पे करती है। अच्छा, कंपनी कैसे पे करती है जी? कंपनी तो एक ऐसी चीज है जो कि नॉन लिविंग है। कंपनी के नाम पे कुछ एसेट्स होते हैं, ठीक है। उन एसेट्स को बेचा जाता है और लाइबिलिटी को सेटल किया जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। नो डाउट ये सारा प्रोसीजर शेयर होल्डर्स ने ही देखना होता है डेफिनेटली, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ठीक है। तो कंपनी के नाम पे जो एसेट्स होते हैं उन्हीं को उन्हीं को ही सेल करके सेटल की जाती है लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कंपनी की, ठीक है। कंपनी के केस में सिर्फ ऐसे होता है, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। उसमें जो लोग हैं उनसे रिकवर किया जाता ठीक है। कंपनी के मालिक कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। इस पे एक मैं क्लास रखूंगा, उसके अंदर ये सारा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कंपनी के अंदर जिसने शेयर्स बाय किए हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी का मालिक वही है। समटाइम्स वही लोग डायरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल एज्यूम करें कि डायरेक्टर्स कुछ और लोग होते हैं, दे रन द कंपनी। डायरेक्टर्स रन द कंपनी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा जी, शेयर होल्डर्स देखते हैं जी। बाकी शेयर होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और एंटिटीज। एक कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है कोई, या कोई एंटिटी भी हो सकती है डेट ओन शेयर्स इन अ कंपनी। दे आर पार्ट ओनर्स। जितना जितने शेयर्स खरीदे हैं, जितने परसेंट शेयर खरीदे हैं, उतने परसेंट उस कंपनी के ओनर्स होंगे ऑफ द कंपनी एंड आर एंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स एंड एसेट्स, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट अलग चीज है, डिविडेंड यहाँ पे प्रॉफिट डिविडेंड इसलिए लिखा गया है कि लेट से शेयर खरीदे ना आपने,
तो शेयर्स में ये होता है कि अगर आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी अगर अनाउंस कर दे कि इस साल उन्होंने डिविडेंड पे करना है, लेट्स से 5%, ठीक है, तो वो उनकी शेयर्स के हिसाब से 5% सबको डिविडेंड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट होता है, जैसे ठीक है बैंक का, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट खरीदा हुआ है जो आपको 5% एनुअल रिटर्न दे रहा है, तो इसी तरह से अगर आप शेयर होल्डर्स हैं किसी भी कंपनी के, आपने शेयर्स बाय किए हुए हैं, तो उस पर भी लेट्स से अगर उन्होंने अनाउंस किया कि हम 5% या 6% डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो जस्ट आपको उसकी एक तरह से ना परसेंटेज मिल जाती है, ठीक है। और बाकी कंपनी के एसेट्स के भी डेफिनेटली ये मालिक होंगे, कंपनी सारी के ही शेयर होल्डर्स या मालिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिविडेंड भी आगे देखेंगे हम से डिटेल्स से, इसकी कैलकुलेशन भी आपको थोड़ी बहुत दिखाऊंगा कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट्स के ऊपर। अच्छा, शेयर होल्डर्स के हैं जी, एक तो इनके फीचर्स देखें पहले। एक तो ओनरशिप होगी, ठीक है, कंपनी के अंदर। डिविडेंड मिलेगा, एंटाइटलमेंट टू अ शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट जैसे 100 मिलियन हो गया, तो 5% इन्होंने अगर डिविडेंड देना है, वो फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स के अंदर, जितनी जितनी उनकी शेयर होल्डिंग है। एसेट्स, एंटाइटलमेंट टू अ शेयर ऑफ द कंपनीज एसेट्स, यस, ठीक है, इट मेक सेंस। आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखते हैं, ठीक है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी हुज शेयर्स आर नॉट ऑफर टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक इनके शेयर्स नहीं खरीद सकती। इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनके शेयर्स नहीं पड़े होते, ठीक है। शेयर्स आर टिपिकली हेल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफन फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट्स। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उनके जो ओनर्स हैं उन्होंने ही उसके शेयर्स अपने पास रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल पहले आपको बताता हूँ, ठीक है, जिसके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स जिसने अपने रजिस्टर करवाए हुए हैं, वहां से कोई भी बंदा जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, जिसने वहां पे अपने शेयर्स रजिस्टर करवाए हुए हैं। तो हमारे सिलेबस में जब वो कहेगा अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब है वो कंपनी जिसने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रखवाए हुए हैं, वहां से कोई भी जाके परचेज कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। डेफिनेशन तो बार ये लिखनी है। एडवांटेजेस क्या होंगे जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के? लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इधर भी आ जाएगा। शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेट्स, यस। तो फिर इसका मतलब है कौन लाइबल है? कंपनी लाइबल है। कंपनी के एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी को सेटल किया जाएगा। easier to raise capital, yes, easier to raise capital than a sole trader और पार्टनरशिप। नेटवर्क बड़ा है, इनके पास शेयर्स होते हैं, और काफी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जो कि ये यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट देखें जी, द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ द ओनर्स चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे हैं, 10 शेयर होल्डर्स हैं, और वो 10 के 10 आगे चल के अपने शेयर्स बेच देते हैं, तो कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो अपने शेयर्स बेचेगा, उसकी जगह कोई और शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। और अगर वो बंदा मर जाए तो भी डेफिनेटली वो शेयर्स कोई और बंदा खरीद लेगा। समटाइम्स ऐसे होता है शेयर्स आगे आपके डिपेंडेंट्स को ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, उनकी अगर डेथ हो गई है और मिस्टर बी उनका सन है, तो मिस्टर बी को उसके शेयर्स आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर कोई भी उसका बच्चा नहीं है तो उसके शेयर्स कोई और ले देगा। तो इस तरह शेयर्स आगे ट्रांसफर होते रहते हैं, और कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती। सोल ट्रेडर, बिजनेसमैन मरता है, बिजनेस खत्म। इसी तरह जो बिजनेस होता है जिसके अंदर 2 या 3 पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स जब डेफिनेटली जब वहां पे नहीं होंगे तो फिर वो भी बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपनी चलती रहती है, रुकती नहीं है। मोर प्रोफेशनल इमेज है जी कंपनी का, कैन इनहेंस क्रेडिबिलिटी विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, ठीक है। जो भी लोन देता है या जो भी सामान देता है, ठीक है, कंपनी को, वो देखता है पहले कि इसके नाम पे कितने एसेट्स हैं। इन केस अगर ये डिफॉल्ट कर जाए तो क्या मेरी लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी। तो एक ज़्यादा प्रोफेशनल इमेज है, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनको शेयर करते हैं, और जिससे हमने लास्ट सेक्शन में देखना है इनकम स्टेटमेंट है, उसके अंदर हमारी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। इस तरह 5 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जो कि एक कंपनी बनाती है,
और उसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स देखते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के अंदर शेयर होल्डर्स भी आते हैं, उसके अंदर सप्लायर्स भी हैं हमारे, उसके अंदर हमारे कस्टमर्स हैं, बैंक्स हैं जिन्होंने हमें लोन देना होता है। तो वो सब इन रिपोर्ट्स को देखते हुए हमें लोन देते हैं, तो एक ज़्यादा प्रोफेशनल इमेज इनके सामने आती है। डिसएडवांटेज क्या है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का? मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप, यस, मोर पेपर वर्क, लीगल रिक्वायरमेंट्स, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, लेस कंट्रोल, शेयर होल्डर्स हैव सम कंट्रोल ओवर द कंपनी। जितना, अब जाहिर बात है, जितनी परसेंटेज की शेयर होल्डिंग इन्होंने एक्वायर की हुई है, सिर्फ वहीं तक इनकी कंपनी के अंदर से है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज पब्लिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, ये वही रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, जो कि इजीली कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और उससे ये सारी चीज़ें आपने पब्लिक की होती हैं। ठीक है, इवन आपके कंपेटिटर्स भी देख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफर, शेयर्स कैन नॉट बी इजीली सोल्ड टू द पब्लिक, ये प्राइवेट लिमिटेड के लिए। लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो शेयर्स कैन इजीली बी सोल्ड टू द पब्लिक। ठीक है, आगे देखते हैं जी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिस तरह एक कंपनी का नेम लिखा होता है साथ आगे पीएलसी लिखा होता है, ये ज़्यादा यूके वगैरह में आप देखेंगे तो पीएलसी लिखा होता है, डिफरेंट कंपनी का नेम होता है पहले, फिर आगे पीएलसी लिखा होता है। इज द कंपनी whose shares are offered to the general public and can be traded on a stock exchange, yes। ठीक है, कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रखवाया होता है, वहां से कोई भी जाके खरीद सकता है, आप मैं भी खरीद सकते हैं। इसके ऊपर भी कभी एक रखेंगे क्लास, कोई यूट्यूब शॉर्ट भी मैं बनाऊंगा, और वो आप जरा देखिएगा कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। अच्छा जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है जी? शेयर्स हैं ये कि, जो कि बेसिकली ओनरशिप यूनिट्स हैं ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। ठीक है, शेयर्स आर लाइक नोट्स, और उनके ऊपर उनकी वैल्यू भी लिखी होती है, फेस वैल्यू, और कोई भी जाके इनको खरीद सकता है स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग शेयर्स पाकिस्तान के अंदर पीएसएक्स है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वो आप जाकर देख सकते हैं किस तरह वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, यूट्यूब के अंदर डिफरेंट वीडियोस हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं कि हाउ स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की है जी कोर एंटिटी अलाउइंग पब्लिक शेयर होल्डिंग, यस, बाय ऑफरिंग शेयर्स जनरल पब्लिक इन्वेस्टर्स हु कैन बाय शेयर्स। कोई भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी के ओनर्स का होना जरूरी नहीं है इसमें। जैसा हमने देखा था ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिनका बिजनेस होता है और लाइक उन्होंने ही शेयर्स खरीदे होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। एडवांटेज क्या है जी इसका? एक्सेस टू सिग्निफिकेंट कैपिटल, कैन रेज लार्ज सम्स ऑफ मनी बाय सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक, यस। जितने पैसे चाहिए होंगे उतने शेयर्स रखवा देंगे स्टॉक एक्सचेंज में, वो लोग आके खरीदेंगे, डेफिनेटली कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। इनहेंस पब्लिक इमेज होगी जी, बीइंग लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज कैन इनहेंस द कंपनीज रेपुटेशन, यस। और easier to acquire other companies, shares can be used to acquire other companies। Liquidity for shareholders, shareholders can easily buy and sell shares on the stock exchange। Liquidity है कि कितनी जल्दी कोई चीज इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट हो सकती है, इसको लिक्विडिटी कहते हैं सादी जबान। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? कम्प्लेक्स रेगुलेशंस होंगी, सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के पब्लिक करनी है। ठीक है, ये इनसे रिक्वायर किया जाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने ऐसा करना ही होता है। और सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, इस पे काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करनी पड़ती हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल, ओनरशिप इज डिस्पर्स्ड अमंग मैनी शेयर होल्डर्स विच कैन लीड टू अ लॉस ऑफ कंट्रोल फॉर द ओरिजिनल ओनर्स। ठीक है, शेयर ज्यादा रजिस्टर कर देंगे लोग, ज्यादा खरीद लेंगे, तो वो आपकी परसेंटेज इफेक्ट होती रहती है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रखवाते हैं। इंक्रीज स्क्रूटनी, सब्जेक्ट टू इंक्रीज स्क्रूटनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट एंड द मीडिया। ठीक है, कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है आपकी रिपोर्ट्स को, और उनको एनालाइज कर सकता है वेदर द कंपनी इज गोइंग अप और डाउन, और कंपनी का फ्यूचर कैसा है, और आगे लोग किस तरह देख रहे हैं कि ये कंपनी एक फ्यूचर के अंदर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, हाई कॉस्ट है जी, सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग अ पीएलसी कैन बी एक्सपेंसिव, यस। वो क्योंकि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं,
और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और 100 किस्म की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उनको पब्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कह लें कि इसके लिए ना डिसएडवांटेज कंसीडर होती हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। यहाँ तक कोई इशू है तो इससे पहले देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर्स ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द पब्लिक, यस, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे इसके। टिपिकली हैज अ लार्ज एंड डाइवर्स शेयर होल्डर बेस, because anyone can access the stock exchange and buy shares. Strict regulatory requirements are subject to strict regulations and reporting requirements. Reporting requirements वही जो financial statements बनानी है आपने। Professional management typically has a professional management team, इसके proper legal structure होगा। सीईओ है, उसके साथ सीएफओ होगा, सीओओ होगा, ठीक है ना, कंपनी सेक्रेटरी होगा, सीएस। और फिर उसके बाद आगे इनके जो है डायरेक्टर्स आ जाएंगे, डायरेक्टर्स के बाद मैनेजर्स, मैनेजर्स के बाद सुपरवाइजर्स। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा इसका कि कौन लोग किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे कंपनी के अंदर, ठीक है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इसी तरह फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एक होगा, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं और किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। एजीएम देखते हैं जी, एनुअल जनरल मीटिंग क्या है। एन एजीएम इज अ मैंडेटरी ईयरली गैदरिंग ऑफ अ कंपनीज डायरेक्टर्स एंड इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स, ठीक है। इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि एजीएम का नोटिस शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है, फिर जो आना चाहे वो आ जाता है, जो ना आना चाहे वो नहीं आता। आने का प्रोसीजर क्या है, और नहीं आता तो अपनी जगह पे किसी को भेज सकता है कि नहीं भेज सकता, ये हमारा सिलेबस नहीं है। ये तब देखते हैं अगर हम पढ़े होते कंपनी लॉ, ठीक है। सो हमारे सिलेबस में जितना है वो इसके अंदर कवर्ड है। At an AGM, the directors of the company present an annual report containing information for shareholders about the company's performance and strategy. Shareholders with voting rights, अच्छा voting rights यानी कि डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की पावर, जितनी जितने परसेंट शेयर्स एक्वायर किए हैं उतने वोटिंग राइट्स होंगे, ठीक है। Shareholders with voting rights vote on company issues such as the election of directors, ठीक है, executive compensation, डिविडेंड देना है कि नहीं देना, एंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, और लेकिन थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑडिटर्स बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने साल बाद आके बेसिकली कंपनी को देखना होता है कि whether the company is involved in any fraudulent activity or not, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इतनी काफी है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या क्या एनुअल जनरल मीटिंग की। शेयर होल्डर एंगेजमेंट हो गई जी, प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर शेयर होल्डर्स टू एंगेज विद द कंपनीज मैनेजमेंट। ट्रांसपेरेंसी, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वोटिंग राइट्स होंगे जी, अलाउज शेयर होल्डर्स टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स ऑन इंपॉर्टेंट कंपनी मैटर्स। Information dissemination provides shareholders with information about the company's performance and strategy। सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं किसी भी एजीएम के अंदर। डिविडेंड आ गया जी, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग। जरूरी नहीं जितना प्रॉफिट कमाया सारे बांट देना है, नहीं ऐसा नहीं है। एक पोर्शन डिसाइड किया जाता है एजीएम के अंदर कि हमने कितना कंपनी की अर्निंग का बांटना है, डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, टू अ क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। बोर्ड डिसाइड करता है विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिविडेंड कैन बी इशूड एज कैश पेमेंट्स, एज शेयर्स ऑफ स्टॉक और एज अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके मोड्स है जी, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश ही चला जाता है। कुछ शेयर्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से 5% शेयर्स दे रहे हैं जी, आगे किसी के बंदे के पास अगर 100 शेयर्स हैं तो अब उससे मजीद आगे मिल जाएंगे 5, तो उसके पास 105 हो जाएंगे। इस तरह भी किया जा सकता है, और कोई और प्रॉपर्टी भी दी जा सकती है, ठीक है। मोस्टली कैश पेमेंट ही होती है। और डिविडेंड भी आपको वैसे बता देता हूँ, ये साल बाद भी दिया जाता है, 6 महीने बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स
अनाउंस करेंगे फिर ये मिलता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड की देखें जी, कैश पेमेंट है, स्टॉक शेयर्स, अदर प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक है। और फ्रेंचाइज बिजनेस, फ्रेंचाइज इज अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच वन पार्टी द फ्रेंचाइजर grants another party, the franchisee, the right to use its brand name, business model and operating systems in exchange for a fee and share of the profits, ठीक है। फ्रेंचाइज बिजनेस में क्या होगा, एक होगा फ्रेंचाइजर जिसका मेन बिजनेस है, ठीक है। लेट्स से मैं ओन करता हूँ केएफसी को, ठीक है। और मेरे पास एक बंदा आता है कि यार मैंने ब्रांच खोलनी है केएफसी की, तो मैं उससे कहता हूँ ओके यू कैन यूज माई बोर्ड, यू कैन यूज माई लोगो, और मैं प्रॉपर उसको स्टाफ दूंगा, ट्रेंड स्टाफ, और उसको मैं रेसिपी प्रोवाइड करूंगा, सारी चीज़ें दूंगा ताकि वो एक केएफसी का एक और सेटअप बना ले। वो फ्रेंचाइजी होगा, मैं फ्रेंचाइजर हूँ, ठीक है। फ्रेंचाइजर को फायदा भी होगा, फ्रेंचाइजी को फायदा भी होगा, इनके फायदे हमने देखने हैं, किसको कैसे कैसे फायदे होते हैं। लेकिन ये फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप ये है, ठीक है। इट्स अ बिजनेस अरेंजमेंट where one party, franchisor, grants another party, franchisee, the right to use its brand name, business model and operating systems in exchange for a fee and share of profits, ठीक है। वो इसको फी देगा कुछ पहले स्टार्ट में, और बाकी प्रॉफिट की एक परसेंटेज दिया करेगा हमेशा। अच्छा, इसका करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले जी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, द फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। प्रूवन बिजनेस मॉडल है जी, ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है, द फ्रेंचाइजी फॉलोज अ प्रूवन बिजनेस मॉडल। ट्रेनिंग सपोर्ट दी जाती है, फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू द फ्रेंचाइजी, स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस होंगे, द फ्रेंचाइजी मस्ट एडहेयर टू स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो एसओपीज बना के दिए होंगे फ्रेंचाइजर ने, वही फॉलो करने हैं फ्रेंचाइजी ने, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे जी टू फ्रेंचाइजर, रैपिड एक्सपेंशन, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड करेगा क्विकली। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस और मार्केट शेयर बढ़ेगा, किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसी सिटी में अगर आपका बिजनेस नहीं है, तो अगर कोई बंदा आके खरीद रहा है और वहाँ पे आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आपकी चेन को एक्सपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस एक मार्केट शेयर को ज़्यादा ग्रैब करने जा रहा है। रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट्स रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्रेंचाइज फीस एंड रॉयल्टीज, ठीक है। फ्रेंचाइज फीस मिलेगी, रॉयल्टीज मिलेंगी, कुछ एनुअल परसेंटेज मिला करेगी प्रॉफिट की। और ये रिकरिंग रेवेन्यू बार बार आप सेल्स जनरेट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक वो ऑपरेट करता रहेगा। मोटिवेटेड फ्रेंचाइजीज आर टिपिकली हाईली मोटिवेटेड टू सक्सीड, क्योंकि एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की आप लोगो ले रहे हैं और उसी बिजनेस को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सेल्स होनी ही होनी है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फ्रेंचाइजी के लिए क्या बेनिफिट है जी, रिड्यूस रिस्क, ठीक है। लो रिस्क देन स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको कोई जानते ही नहीं है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन इसको तो लोग जानते हैं ना, तो इसके अंदर लो रिस्क होगा। एस्टेब्लिश ब्रांड, ये ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिल जाए करेगी फ्रेंचाइजर से। इजियर एक्सेस टू फाइनेंसिंग, लोन्स वगैरह रेज करने आसान है, क्योंकि केएफसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो कोई भी बैंक उसको थोड़ी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकता है। डिसएडवांटेजेस फ्रेंचाइजर के लिए क्या जी, लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कैन लूज सम कंट्रोल ओवर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द फ्रेंचाइज, ठीक है। लेट्स से किसी ऐसी सिटी के अंदर जाकर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दी है, लेकिन वहाँ के लोग ही बड़े सुस्त, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जी मोस्टली, ठीक है। हो सकता है फ्रेंचाइजी आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे कि नहीं जी, प्रॉफिट की परसेंटेज कम करें, सेल्स कम है हमारी सिटी में, ठीक है। डिस्प्यूट किसी भी चीज़ पे हो सकता है, और जिसकी वजह से ब्रांड रेपुटेशन भी डेफिनेटली, अगर वो पोorली मैनेज कर रहे हैं, उनका स्टाफ बड़ा बदतमीज है, तो वो आपका जो बिजनेस का नाम खराब हो सकता है। फ्रेंचाइजी के लिए जी नुकसान क्या है, एक तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको एक सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, जो कि अच्छी खासी महंगी होती है। हर साल आपने फीस पे करते रहना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टीज वगैरह। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जी, ऑलरेडी जो स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फ्रेंचाइजर ने दिए हुए हैं उन्हें भी फॉलो करना है, और बहुत सारे मामलात में आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है फ्रेंचाइजर पे, जैसे ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड मार्केटिंग, ठीक है।
यही था इसमें बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंचाइज वाला। अच्छा, जॉइंट वेंचर हमने पहले देखा, कोई भी ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट या बिजनेस एक्टिविटी जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके काम कर रही हैं, उन्होंने शेयर कैपिटल रिस्क और प्रॉफिट को आपस में किया होता है मैनेज, ठीक है। अ जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच टू और मोर पार्टीज स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, शेयर कैपिटल रिस्क एंड प्रॉफिट, ठीक है। आगे किया जी। द पावर्स ऑफ शेयर्ड बिजनेस वेंचर्स क्या क्या हो सकते हैं जी? रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज ऑफर करी अगर पार्टी है, तो पार्टी भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स और स्किल्स लेके आ रही है, ठीक है। कॉस्ट और रिस्क शेयर हो जाते हैं। लोकल नॉलेज कैन बी obtained when business is set in hometown, yes definitely। और डिसएडवांटेज हो सकता है जी, क्लैश ऑफ कल्चर्स। एक जगह पर अगर मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, तो हो सकता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लाइक किसी प्रोजेक्ट को लीड ना करता हो, उसमें वहाँ पे उसने अपनी जो लोकल वर्क फोर्स है उसको राइट्स दिए हों कि आप न्यू आइडियाज क्रिएट करें और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चर्स आपस में क्लैश कर सकते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर डिस्प्यूट हो सकता है, और बाकी डिफरेंट जो बिजनेस ऑपरेशन है उसके अंदर भी डिसएग्रीमेंट आ सकती है, ठीक है। ये बस इतना ही था इसमें। Public corporation is a business in the public sector that is owned and controlled by the state। ये गवर्नमेंट ओन करेगी पब्लिक कॉरपोरेशन को। अच्छा, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कॉरपोरेशन में फर्क है, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पब्लिक कॉरपोरेशन में क्या क्या होता है जी? स्टेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इसके प्रोज हैं, इनहेंस्ड इफेक्टिवनेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट सेविंग, इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन, कंपेटिटिव एडवांटेज क्योंकि गवर्नमेंट जाहिर बात सपोर्ट कर रही है। पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, फीचर्स देखें इसके। पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट सपोर्ट 100% अवेलेबल होती है। और जो मोनोपलीज हैं, जो उसको भी डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। मोनोपलीज के ऊपर एक मेरा वो 60 सेकेंड मास्टरी विद क्वांटिबस यूट्यूब शॉर्ट पड़ी हुई, उसमें आप देख सकते हैं मोनोपली क्या होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ सकता है, नो क्लोज कंपटीशन, लेस एफिशिएंट। जब कंपटीशन नहीं होगा तो फिर जाहिर बात है एफिशिएंसी खराब होती जाएगी डेफिनेटली। अच्छा, ये होता क्या बेसिकली, जैसे डिफरेंट एनजीओज, ठीक है, यू कैन कंसिडर देम एज अ पब्लिक कॉरपोरेशन। लोगों के फलाह बहबूद, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं ये, और स्टेट ओन्ड होते हैं, ठीक है। कंपनी नहीं है ये। डेट्स, ये हमारा चैप्टर था जी, ठीक है। चैप्टर 4 बिजनेस का, इसको आप जरा देखिएगा। नोट्स भी अवेलेबल है, प्लस ये बुक भी ठीक है, यहाँ से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे पेपर 1 के। और बाकी कोई भी आपको किसी चीज़ के अंदर कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।